नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सजीव कार्यक्रम है, फोन इन प्रोग्राम है, तो इस कार्यक्रम के दौरान आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारा आज का जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। विषय मैं आपको अवश्य ही बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप जब आपका समय आए कॉल करने का तो आप अवश्य ही कॉल कर सकें और हमारे एक्सपर्ट से प्रश्न पूछ सकें। हमारे नंबर्स हैं 0755266009 और हमारा टोल फ्री नंबर है 180023330040। इन नंबर्स को जल्दी से लिख लीजिए और प्रश्न अवश्य ही पूछेगा। आपके जो भी जहन में प्रश्न आते हैं उनका उत्तर आपको अवश्य ही मिलेगा। आज के विषय से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछेगा। और ये जो कार्यक्रम है इसमें हमारा प्रयत्न रहता है कि प्रत्येक दिन नया नया विषय लेकर आए, आपके लिए ऐसे नए नए विषय खोज के निकालें जिनसे आपको और जो लोग आपसे संबंधित हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन तक जानकारी पहुंचे, आप उन विषयों को लेकर लाभ उठा सकें। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं अब आपको आज की क्या तिथि है, क्योंकि तिथि जानना भी बेहद आवश्यक होता है। आज के दिन के बारे में जानना आवश्यक होता है। हम बता देते हैं क्या है आज की तिथि। आज है विक्रम संवत 2079 के भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, तदनुसार 23 अगस्त 2022। दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन है तो सभी के मंगल की कामना करते हुए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन भाई मंगल की कामना होगी, आगे जीवन जरूर ही हमारा अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए एक अच्छे विचार की भी आवश्यकता होती है। यदि एक अच्छा विचार हो हमारे साथ तो हम जीवन में जरूर ही आगे बढ़ सकते हैं और मंजिल की प्राप्ति अवश्य ही हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या है आज का विचार। हमारा आज का विचार है कि शिक्षा क्या है। क्या वो पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वो नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, ये भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वो फलदायक होता है, वो शिक्षा कहलाती है। और ये हमें विचार दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो भाई आज का विचार भी बेहद महत्वपूर्ण है, शिक्षा से संबंधित है। और हमारा आज का जो विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो भी शिक्षा से संबंधित ही है। हम इस बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि क्या है हमारा आज का विषय। लेकिन आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, क्या क्या खास हुआ था आज के दिन इतिहास में, हम वो देख लेते हैं कि आज के दिन इतिहास में 1947 की यदि हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 1990 में आर्मेनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा आज ही के दिन की थी। 95 की यदि हम बात करते हैं तो देश का पहला सेल्युलर फोन कलकत्ता में व्यावसायिक तौर पर पेश किया गया था। 2003 की यदि हम बात करें तो ब्राजील में एक अंतरिक्ष यान ने प्रक्षेपण से पूर्व ही विस्फोट किए जाने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। 2011 की जब हम बात करेंगे तो चीन वैज्ञानिक अकादमी के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल का पता लगा लिया था और उनके मार्ग की लंबाई का व्यापक उपग्रह अध्ययन पूरा भी कर लिया था। तो ये तो बात हो गई आज के इतिहास की। आज का दिन, आज का इतिहास भी बेहद खास ही रहा है। आज का विषय क्या है, चलिए देखते हैं। आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, किस तरह के बदलाव हुए हैं, शिक्षा जो है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा की जो नीति है वो किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह का बदलाव होने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुलाकात कराते हैं हमारी मेहमानों से आपकी। तो सबसे पहले मुलाकात कराते हैं आपकी आज हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रोफेसर बीसी महापात्रा जी। स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। आपको बताना चाहूँगी महापात्रा जी ने 37 बुक्स लिखी है, साथ ही साथ 109 पेपर्स भी इनके पब्लिश हो चुके हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इनके अंडर पीएचडी की हुई है। तो भाई ये आज हमारे लिए सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं स्टूडियो में और हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक बेहतर, बहुत ही शानदार एक्टर भी मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे अर्जुन द्विवेदी जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्जुन जी की आवाज़ से ही आप समझ जाएंगे कि कितनी भारी आवाज़ है, कितना मॉड्यूलेशन होगा इनकी वॉइस में, इन्होंने किस तरह से तैयारी की होगी। इस मुकाम तक आज आप पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के आप रहने वाले हैं, साथ ही साथ दूरदर्शन के लिए भी गौरव की बात है कि दूरदर्शन में भी आपने काम किया हुआ है। जब सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज इनिशियल स्टेज में जब आपकी शुरुआत हुई थी आपके करियर की, उस समय आपने दूरदर्शन में यहाँ काम किया है और आज आप इस मुकाम में हैं और आप यहाँ इसलिए खास तौर से मध्य प्रदेश के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
क्या बात है। तो हमारे दोनों ही मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात कराई, तो चलिए चर्चा करते हैं आज के विषय के बारे में। सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही उठता है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, और 2020 जो नीति की हम बात कर रहे हैं उस विषय पर आप हमें अधिक जानकारी दें। मैडम, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत स्वाधीनता के बाद बहुत सारी नीतियाँ आए हैं जो शिक्षा के ऊपर काफ़ी परिवर्तन लाने के लिए कोशिश किया गया। बहुत सारी नीतियाँ जो है वो इम्प्लीमेंटिंग लेवल में आ नहीं पाया, बहुत सारी जो है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रह गया, जिसके कारण अच्छे कंप्लीट फॉर्म में बनाया था, लेकिन इसका सही सदुपयोग और सही इसको ग्राउंड लेवल में हो नहीं पाया, जिसमें हमारा शिक्षा का अभी जीडीपी आप देख सकते हैं, हमारी लिटरेसी रेट देख सकते हैं, हम प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन लेवल तक वो सारी शिक्षा नीति को अपनाते हुए भी, जैसे एनसीएफ 2005 में आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इससे पहले 1986 में जब एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही बढ़िया, जिसको कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जगह में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, जिसमें राजीव गांधी के समय में इस चीज़ के लाया गया था, लेकिन वो ग्राउंड लेवल में से पेपर में रह गया था। बहुत अच्छा बनने के बाद भी ये नहीं आ पाया था। लेकिन ये 37 ईयर्स के बाद पहले जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो एक उभर के आया है, जिसमें 471 पेजेस का पहले ड्राफ्टिंग बना था, और इसमें बहुत से सारी लोगों को इन्वॉल्व किया गया। बहुत सारी मतलब जो ड्राफ्ट बनाने के लोग थे, इसमें लगभग 10 एक्सपर्ट ऑल इंडिया लेवल्स में आए थे। इसमें सिर्फ एजुकेशनिस्ट को नहीं लिया गया था, इसमें साइंटिस्ट भी है। इसमें लगभग 5 जो है एक्सपर्ट है, इनको मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, और इनके बेसिकली मेरे एजुकेशन फील्ड को मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने 1993 में देवीहल्ला यूनिवर्सिटी से पहला मल्टीमीडिया का पीएचडी इंडिया में मैं रही हुआ था। तो वो शिक्षा के साथ जो जुड़ा रहने के साथ साथ हमारी क्या है ना, एक अनुसंधान, जैसे अभी फिलहाल क्या है, मोदी जी जैसे डिक्लेरेशन दिए थे, हमारी जय जवान जय किसान से नारा लेके ये अनुसंधान तक पहुंचा दिए हैं। अनुसंधान मतलब रिसर्च ओरिएंटेड जो इनोवेशन। इस विषय पे हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नमस्कार नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है? सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि सबसे कम फीस, सबसे अच्छी पढ़ाई, अधिक बच्चों का भोजन, ट्यूशन के जो स्थान हो, ऐसी जो है परिवर्तन शिक्षा नीति में होना चाहिए। वैसे तो सरकार फ्री में खाना देती, बच्चों को फ्री में ड्रेस देती, फ्री में किताब देती, लेकिन उनको फ्री जो अच्छी पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप नंद स्वरूप जी की बात कर? ये जो फ्री जो आया है 1970, जो हमारे अमेंडमेंट आया था 73 जो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, इसमें दिया गया था प्रावधान आपको ये सारी फ्री वाले जो चीज़ है, जिससे ये इकोनॉमिकली जो लोग बैकग्राउंड जिसके स्ट्रांग नहीं है वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं एजुकेशन से, जिसको कहते हैं हम ड्रॉप आउट। और वो उन्हीं लोगों के, उसी बच्चे के लिए, जैसे 14 साल तक आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किया गया है, और उसी को सक्सेस करने के लिए हमारी ये सारी प्रावधान दिया गया था। और इसी प्रावधान के साथ साथ जिसे बच्चे अट्रैक्ट होके आते हैं, जैसे हमारी 1946 में श्री अरविंदो घोष ने पहले इंटीग्रल एजुकेशन सिस्टम लाए थे, और हमारी इससे पहले जो स्वाधीनता से पहले 47 में हम आए हैं, इसके पहले जितने सारी वो मैकाले एजुकेशन सिस्टम को 1837 में जो आया था इसी को फॉलो करते थे। लेकिन इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिसका स्ट्रांग नहीं है और अपॉर्चुनिटी जिसको नहीं मिल रहा है, जिस बच्चे को नहीं मिल रहा है, इनको एक आधार बनाया गया था, जिसके कारण इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में ये पहलू जोड़ा गया था। और इनमें दिया गया है आप स्कूल में इनको किताब, खाना, ये सभी जो दिया गया, और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में बहुत सारी पेरेंट्स के पास पैसा नहीं रहता है, बहुत सारी पेरेंट्स से माइग्रेट हो जाते हैं, जिनको क्या है ना हेडल्स नहीं आए और इकोनॉमिक बैरियर नहीं हो, इस टाइप के चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देके ये दिया गया था। और इसके साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन जो कहते हैं हमारी जो पहले से ही चल रहा था, और इसको थोड़ा सा इसको चेंजिंग लाया गया, थोड़ा मतलब बहुत सारी चेंजेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लिया गया। बेसिकली ये जो श्री अरविंदो घोष का प्राइमरी एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन को ज़्यादातर अपनाया गया। इसमें स्टूडेंट ओरिएंटेड लर्निंग, फ्रीडम ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं, और टीचर के ऊपर भी बर्डन नहीं हो, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से पढ़े।
और इसके साथ साथ जो डिजिटल एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके, तो बच्चों का जो क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग, जिसको पढ़ने के लिए इनके इच्छा रहता, रुझान होता है, इसमें जैसे एनिमेशन होता है और सिमुलेशन होता है, ये पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं था। आप देखते होंगे टीवी में कई सारी चीज़ को बच्चे कार्टून के थ्रू में पढ़ना जानना चाहते हैं। हम पहले, इससे पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी को कभी नहीं यूज करते थे, लेकिन ये कोरोना कोविड-19 जो है, इसमें ये एक वरदान साबित हुआ है, जिसमें हम इनडायरेक्टली हम टेक्नोलॉजी को हमारे घर घर जन जन तक पहुँचे और बच्चों का ये आदत भी होने लगा जो हमने मोबाइल खोल के इसके थ्रू में पढ़ें। और एक तो आप मेमोरी अंडरस्टैंडिंग, जो दिमाग में जो चीज़ हम रट लेते हैं कि हमारे दिमाग के ऊपर प्रभाव डालता है, जिसमें मेमोराइज कहते हैं, और फिर ये मेमोरी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं नई नई फील्ड में, जिसमें एप्लीकेशंस लेवल कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये दिमाग के बहुत सारी स्तर है। वो बच्चों का जो अंदर से इंटरेस्ट जब तक नहीं है तो ये सारी डेवलप नहीं होता है। और ये भी आप जानते हैं, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी आज के तारीख में जो मोदी जी का 5C के ऊपर काम हो रहा है, वो क्रिएटिविटी को आपको बढ़ावा देने के लिए आपको फ्रीडम ऑफ लर्निंग जरूरी है। बच्चों का वो क्या चाहते हैं, जो वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है, हमारा शिक्षा पैटर्न इसी हिसाब से चले हैं। हम प्राइमरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक हम रिसर्च यूनिवर्सिटी बना के, और किसी को फैसिलिटी, किसी का इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़े, क्रेडिट, बैंकिंग सिस्टम, ये सब पहलू रखा गया है। तो हमारी सबसे बड़ा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काम किया है, फ्रीडम ऑफ लर्निंग। और यहाँ टीचर भी जो है, विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर, टीचर इज मे बी द सब्सिडरी, वो हम ऑनलाइन टीचिंग में आ सकते हैं। हमने ये सारी स्टोर कर सकते हैं। एक बेस्ट टीचर अवेलेबल एट योर डोर स्टेप। जब बच्चे चाहे, जो सब्जेक्ट चाहे पढ़ने के लिए, वो पढ़ सकता है। मातृभाषा सबसे बड़ा इसमें दिया गया है, जिसके आधार पर बच्चे का सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मातृभाषा के ऊपर। ये जो प्रावधान पहले से नहीं था, जितने सारी, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी 1952 में आया, इसमें कुछ पहलू को एम्फासिस दिया गया था। फिर कोठारी कमीशन जो 1964 में आया, उसमें भी कुछ एम्फासिस दिया गया। लेकिन ये जो ओवरऑल है, ये मोर देन 1 लाख लोगों का व्यूज लेके ये बनाया गया है, जिसमें सारी, जैसे कहते हैं, बच्चे कहते हैं जो हमको जो चाहिए वही मिल गया, जो पेरेंट्स कहता है हमको जो चाहिए वही मिल गया, जो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है जो चाहिए हम मिल गया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहा। और इसके कहते हैं टू फुलफिल ओवरऑल जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, दैट फुलफिल बाय आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, यानी कि ऐसी कई सारी चीज़ों का अमेंडमेंट इसके अंदर हुआ है जिसकी रिक्वायरमेंट्स थी, बच्चे जो चाहते थे, टीचर्स जो चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो चाह रहे थे लोग बाग, वो सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंतर्गत आ चुकी हैं। इस पे आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अर्जुन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के वो रहने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पे आपका जन्म हुआ और कैसे आपका रुझान हुआ इस फील्ड में, उस बारे में आप हमें जानकारी दें। मोनिका जी, मध्य प्रदेश में बेसिकली रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ उसके पास में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद भोपाल से मेरा ताल्लुक़ रहा और शुरुआती दौर पर मैंने भोपाल में थिएटर किया और थिएटर के बाद मैंने दूरदर्शन टेलीविज़न इससे अपनी शुरुआत की। टेलीविज़न से मेरा अच्छा, यहाँ के मध्य प्रदेश के दूरदर्शन से भी मेरा नाता रहा शुरुआती दिनों में। इसीलिए आज मुझे यहाँ आके मध्य प्रदेश के इस टेलीविज़न प्लेटफॉर्म में आके बेहद खुशी हो रही है और एक अपनापन लग रहा है, क्योंकि अपनी धरती, अपना प्रदेश, इसकी बात ही अलग रहती है। तो यहाँ से शुरुआत की। उसके बाद मैंने मुंबई में टेलीविज़न में भी दखल दिया और उसके बाद वेब सीरीज़, फिल्मों, एड्स, इन सब में इस वक्त मैं सक्रिय हूँ। लेकिन शुरुआत जो हुई वो यहीं इसी मध्य प्रदेश से, इसी प्रदेश से, और सच कहूँ तो आपके इस दूरदर्शन से। क्या बात है, यहाँ से शुरुआत हुई है। लेकिन साथ ही साथ जब भी एक्टर्स की बात होती है तो वो हम लोग जो टेलीविज़न पे देखते हैं ना, बहुत कुछ अच्छा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लोग जान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कितनी रहती है इस बारे में सबको जानकारी नहीं होती है। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता रही, कितना समय आपको लगा, क्या घर वालों ने आपका सपोर्ट किया इस फील्ड में आने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस फील्ड में आते हैं तो पेरेंट्स को लगता है पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपने जो दूसरी फील्ड में पढ़ाई की है, कहीं आपका वो जो करियर है वो खत्म ना हो जाए, तो आपके सामने किस तरह की दिक्कतें रही हैं? मोनिका जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि इस क्षेत्र में आने से पहले
एजुकेशन जो होती है, जैसे अभी क्योंकि शिक्षा पे बात हो सर ने रही इतनी है। बात बताई है, तो जी। मैं इस फील्ड को भी शिक्षा से जोड़ना चाहूँगा कि जी। इस फील्ड में आने से पहले कोई भी मतलब एक्टर हो, कलाकार हो, लेकिन अपनी शिक्षा को पहले मजबूत करें, अपने बैकग्राउंड को मजबूत करें, और उसके बाद शिक्षा कंप्लीट करने के बाद फिर हम इस क्षेत्र में जब हम आते हैं तो हमारे पास एक बैकग्राउंड स्ट्रांग रहता है, हमारी शिक्षा स्ट्रांग रहती है, तो वो एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर रहती है। और शिक्षा का यूज़ तो हर जगह होता है, किसी भी फील्ड में हम जाएं तो वो स्ट्रांग करें। उसके बाद इस फील्ड में अपने ही शहर में, किसी भी आप देश में किसी भी प्रदेश में हो, लेकिन उस प्रदेश में, उस शहर में आप पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें, थोड़ा सा काम कर लें, जी। और उसके बाद अगर आपको फाइनली मुंबई आने का आपका सपना है तो उससे पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग अपने शहर में, अपने राज्य में, थिएटर, अगर देखिए इस कला क्षेत्र के बहुत सारे अलग अलग इसके फील्ड्स हैं, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है, जी। सब अलग अलग हैं। तो उसमें आने से पहले थोड़ा सा उसकी शिक्षा ले लें, थोड़ा ट्रेनिंग लें, थोड़ा थिएटर करें, थोड़ा टेलीविजन भी करें, हर एक चीज़ करें, थोड़ा रेडियो करें। मैंने रेडियो में भी इंदौर आकाशवाणी में मैं कैजुअल अनाउंसर भी कुछ समय रहा जब मैं वहाँ डेंटल कॉलेज में था। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने के बाद अगर हम फिर समुद्र में कूदते हैं तो वो डूबने का डर कम रहता है। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा भाग्य का खेल भी होता है इस फील्ड में, ये तो हम सभी मानते हैं कि ये क्षेत्र एक ऐसा है कि जहाँ भाग्य का भी कुछ ना कुछ रोल है, मेहनत का तो है ही। तो फिर तो जब समुद्र में एक बार कूदते हैं तो तैरना फिर आ ही जाता है। क्या बात है। आपने कहा एजुकेशन को साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में जाएं, तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा सर? मैंने देखिए, मेरा थोड़ा जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड था। मेरे फादर एक डॉक्टर हैं, तो थोड़ा सा मेडिकल का माहौल था, थोड़ा पॉलिटिकल भी था। तो मैं पॉलिटिकल में ना होके मेडिकल फील्ड में मैंने शिक्षा ली। तो मैंने बीडीएस किया, डेंटिस्ट्री की। कुछ समय वहाँ भी काम किया, हाउस जॉब किया, एक कॉलेज में भी एज ए फैकल्टी रहा, और उसके बाद साथ साथ में ये सारे काम मैं कर रहा था। मतलब जब मैं इंदौर के डेंटल कॉलेज में था तो मैं आपके दूरदर्शन के टेलीविजन सीरियल्स और टेलीफिल्म्स आके यहाँ शूट करता था और फिर वापस इंदौर जाता था। तो मेरा ऐसा आना जाना चलता रहता था। तो उस टाइम पीरियड में भी मैं सक्रिय था, एंकरिंग भी करता था बहुत सारी इंदौर में, इंदौर के काफ़ी सारे शोज करता था। और उसी टाइम पीरियड पे मैं आकाशवाणी इंदौर में कैजुअल अनाउंसर भी था। तो ये सारी चीज़ें मेरी साथ साथ में चल रही थी और इन्हें साथ लेकर चल रहा था, वो भी कर रहा था। और फिर एक टाइम के बाद फिर जब मुझे मुंबई जाने का मैंने निर्णय लिया तो मैंने उस समय पर फिर अगला जो मेरी अगली इनिंग्स थी वो मुंबई में शुरुआत की उसकी। जी, क्या बात है। तो यानी कि मेहनत जो है वो शुरुआती दिनों से ही कर रहे थे आप इस फील्ड में आने के लिए। सर ने बताया कि पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, रेडियो भी किया, टेलीविज़न भी किया, थिएटर भी किया, एंकरिंग भी की। तो यानी कि स्टेज पे लोगों से, ऑडियंस से कैसे मुखातिब होना है और दर्शकों तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है, ये जो हुनर है आप पहले से ही सीख रहे थे। हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आपको कुछ फिलहाल तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि बारिश जो है बेइंतहा हो रही थी। 48 घंटों तक लगातार बारिश रही, तो कैसा माहौल रहा आइए देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नर्मदापुरम में लगातार बारिश हो रही है और रविवार से ही ये जो बारिश है शुरू हो गई थी। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में भी भयंकर बारिश रही है और यदि हम डैम्स की बात करें तो 90% जो है पानी भर चुका। उसके अलावा 13 जो गेट हैं डैम्स के वो खोल दिए गए। पानी आप देख रहे हैं कितना भीषण पानी है। वर्षा भी बेहद हुई, साथ ही साथ यदि हम देखते हैं कि सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कल मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत दिक्कत रही, क्योंकि कई जगह पोल्स गिरे, पेड़ गिरे। उसकी वजह से कई लोगों ने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया। जो रूट्स थे वो भी प्रभावित हुए, लोगों को अपना रास्ता भी बदलना पड़ा। फ्लाइट्स कई सारी कैंसिल हुई, ट्रेन्स कैंसिल हुई। यातायात सुविधा जो थी वाहनों के थ्रू, रोड्स की यदि हम बात करते हैं तो वो भी कैंसिल कर दी गई।
तो कई सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज हम देख रहे हैं आज मौसम की जो स्थिति है वो सामान्य है। सैटेलाइट से भी कल एक तस्वीर ली गई थी जिसमें बताया गया था कि भोपाल मध्य प्रदेश के ऊपर साइक्लोन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है। तो ये हमने देखी हैं तस्वीरें कि किस तरह से बहुत भयंकर बारिश रही और सभी ने कई सारी दिक्कतों का सामना किया। आइए अब बात करते हैं महापात्रा जी से। और शिक्षा नीति की हम बात कर रहे थे कि 2020 की जो शिक्षा नीति आई वो कितनी सहायक रही सभी के लिए। सर, हम देखते हैं कि शिक्षा की जब भी बात होती है तो जो हमारे बड़े हैं वो यही कहते हैं कि शिक्षा जो पहले की हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो गुरुकुल पद्धति चला करती थी वो ज़्यादा अच्छी थी, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के समय में थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो मिल रही है स्टूडेंट्स को, और कहीं ना कहीं नंबर्स की होड़ में, परसेंटेज की होड़ में समझकर कम और रटकर ज़्यादा पढ़ाई की जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सही बात है। जो शिक्षा पहले ही चल रहा था इसका जो परिवर्तन के आधार है, इसी से क्यों छोड़ के हम जो गुरुकुल सिस्टम एजुकेशन था, जो हमारा पहले एजुकेशन सिस्टम जिसके कारण ये विश्वगुरु बनने के लिए भारत था और सारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम को लीड कर रहे थे, तो उसी राह में ये चले हैं। और इसमें जैसे हमारी इंडिया का जीडीपी जो रेट है जो एजुकेशन का, इसके 100% अचीव करने के लिए हमको 2030 को रखा गया है। और हमारी शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति, और मैंने पहले से ही अभी क्या कहा था, जो हमारी श्री अरविंदो घोष के एजुकेशन सिस्टम जो 1946 में आया था, इसमें इंटीग्रल एजुकेशन सिस्टम, और उसी में गुरुकुल पद्धति में सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों का, इसीलिए हमारी पैटर्न जो है चेंज किए हैं। पहले 1986 में जो आया था तो 10+2+3 ऐसा एजुकेशन सिस्टम लिया था, लेकिन अभी जो एजुकेशन सिस्टम इसमें किया गया है 5+3+3+4 ऐसा करके कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसे 5 इयर्स पहले जो बच्चों को दिया गया वो 3 इयर्स के बाद पढ़ेगा। और पढ़ने के लिए जो सर्वांगीण 8 साल के तक इसी के जो फ्रीडम ऑफ लर्निंग है, इसके एक लाभ दिया गया, जिसके कारण उसको प्राइमरी एजुकेशन जैसे कहते हैं, सर्वांगीण विकास जो बच्चों का होता है इसी के ऊपर एलिमेंट्री एजुकेशन। तो हमारी शिक्षा के साथ साथ हमने गुरुकुल सिस्टम को भी लागू करें। हमको पता है हमारे शिक्षा में कहाँ कहाँ परिवर्तन, हम टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आधुनिकरण के होड़ में हम हमारा कल्चर को भी नहीं भूल सकते हैं। हम जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो शिक्षा पद्धति में हम घर से जो शिक्षा मिलता है, पेरेंट्स से जो मिलता है, और जो जैसे रेस्पेक्टेबल पोजीशन लोग है, मेंबर ऑफ द फैमिली, और ये लोगों को हमको कैसे वो बरकरार रख के बच्चे अपने आप से सीखे। आप जैसे कहते हैं फ्रॉम द वोम्ब चाइल्ड सीखता है, ऐसे म्यूजिक की थेरापी नाम के जो डेवलपमेंट हुआ है, और गुरुकुल सिस्टम में ये सब चीज़ प्रावधान था, तो बच्चों का वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये भी दिया गया है। और इसके साथ साथ हमारी जो अभी भाई साहब ने ये कहा है, जी हमने प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ हमने फिल्म मेकिंग जो है, ये जो वोकेशनल एजुकेशन, ये हमारी शिक्षा पद्धति में लाया गया। फ्रीडम ऑफ लर्निंग के साथ साथ आप एक, जिसे गांधी जी ने इस बात के ऊपर एम्फासिस दिए थे, जिसे ब्रेड एंड बटर एजुकेशन सिस्टम, और हमने शिक्षा को ऐसा है जो हम खुद अर्न कर सकते हैं। वो क्रेडिट कोई ये आपके लिए ये बोझ नहीं बने शिक्षा, इसमें आप ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं, लेकिन आप बैंकिंग, क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम भी रखा गया है। और आपका वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादातर एम्फासिस दिया गया, जिसमें आपके अंदर छुपे हुए गुण, आप क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं और आप उसी दिशा में काम करिए। और इसमें एक बैरियर नहीं था। हमने 3 आपको पता होगा, जब हम लोग पढ़ाई करते थे उसी समय में ये चीज़ को रखा गया था, आर्ट्स है कि साइंस है कि कॉमर्स है, ऐसे करके 3 कैटेगरियों में। अब भी जो शिक्षा पद्धति है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी वैल्यू के आधार पर है, जिसमें एक साइंस स्टूडेंट आर्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स है, और आर्ट्स पढ़ने के साथ साथ ये इसके क्रेडिट को बैंकिंग सिस्टम करके, और वोकेशनल एजुकेशन बहुत सारी प्रोफेशनल कोर्सेज जो है हमारी ये मूक के थ्रू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 32 लॉन्च किया है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। जैसे DD1 में, DD1 जैसे शिक्षा के लिए हमारी खुद के सैटेलाइट है, जिसके कारण हम टेक्नोलॉजी को भी एम्फासिस दिए, और जिसके साथ साथ हमने बेस्ट टीचर का टीचिंग को और बच्चों का ज़रूरत के हिसाब से एवेल कर सके। ये सारी चीज़ का इसमें प्रावधान दिया गया। 1964 में जो पहले NCERT आप जानते होंगे, RI
5 RI ऑल ओवर इंडिया में खोला गया था, लेकिन 1964 में हम लिटरेसी रेट को कंपेयर कर ये ट्रेनिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया, लेकिन अभी तक हम 100% लिटरेट नहीं बन पाए हैं। और कंपेयर टू द हायर एजुकेशन हमारी लिटरेसी रेट 26 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम 100% जब लिटरेसी होगा तो इंडिया विश्वगुरु अपने आप से बने। हमको फैसिलिटी देना है और जन जन तक पहुंचाना है, और देयर शुड नॉट बी एनी बैरियर जो बिना बैरियर से कोई काम करे। पहला तो बैरियर आता है, आप ड्रॉप आउट जो होते हैं कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ वो छोड़ देते हैं। इसी को ही मिनिमाइज करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और डिस्टेंस एजुकेशन इसमें सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है, जिसमें अपना ऑल इंडिया लेवल में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बाकी सारी जो 14 स्टेट यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस ओपन लर्निंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा हायर एजुकेशन को फोकस करके इनका लिटरेसी रेट को हाई कर रहे हैं। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषि मोहन श्रीवास्तव जी ग्वालियर से। स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है ऋषि मोहन से? हेलो जी ऋषि मोहन जी, अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्या बच्चों के ऊपर जो बस्तों का बोझ था उसके कम होने की संभावना है कुछ? बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कम होगा। वो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट जो बनाया जा रहा है, जो ई कंटेंट सपोर्ट किया जा रहा है, ये आपके मोबाइल में भी अवेलेबल होगा। बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमको जो है वो बस जो बैग सिस्टम है जिसमें बोझ के माना गया है, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और इसको जल्दी से जल्दी हमारी ये जो टारगेट है 230 के अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और बहुत सारी स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश पहला स्टेट है हायर एजुकेशन में इन्होंने लेके आए हैं, जो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं NEP 2020। ये पहला स्टेट है ऑल इंडिया लेवल में जिसमें अपनाया, और इसको ये ऐसा है प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक हर स्टेट के, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है जो ये लोगों को अपनाना और इसको इम्प्लीमेंट करना। और प्राइमरी एजुकेशन खास करके आजकल में तो डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो सिस्टम आया है, इसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ बोझ कम होते जा रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई बोझ नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो आपको कहेंगे जी ये हो करके ले आओ, ये किताब ले आए, ये है, और सभी चीज़ तो आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं। बहुत सारी स्कूल में जो अच्छा डेवलप्ड स्कूल है, ये सब ICT एनेबल्ड क्लासरूम बना के रखे हैं, जिसके थ्रू में आपको सभी चीज़ वहीं से मिल जाता है। जो आपका CD ड्राइव की, आपका पेन ड्राइव, ये जो सब इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करके सैटेलाइट के थ्रू में, और टाइम स्लॉट के आधार पर बच्चों का भी इवैल्यूएशन होना शुरू हो गया। देखिए बच्चों का जो है पहले तो एडमिशन है, हम सभी बच्चों को एडमिशन देने के लिए ये भी सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, और इसके ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम और बेस्ट पेडागोजी और करिकुलम जो है अपने एरिया वाइज जो ज़रूरत है वो भी एक्सपर्ट डेवलप कर रहे हैं। और सेकंड थिंग है होने के बाद थर्ड में इवैल्यूएशन जो है, देयर शुड नॉट बी पार्शियलिटी, वो भी टेक्नोलॉजिकल जैसे एनहेंसमेंट और इन्वॉल्वमेंट के लिए वो रिड्यूस हो रहा है एरर रेट जल्दी से जल्दी। इसी के लिए टेक्नोलॉजी एनेबल्ड क्लासरूम, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, ई कंटेंट्स डेवलपमेंट, ये सब पहलू आज के तरफ सबसे बड़े डिमांड में हैं, और बच्चों का शुरू से लेकर आखिरी तक जो पढ़ने के लिए कोई बैरियर नहीं बने, इसके लिए। बिल्कुल, यानी कि डिजिटलाइज जो हो रही हैं चीज़ें, उसकी वजह से जो बस्ते का बोझ है वो कम होगा कहीं ना कहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिला होगा ऋषि मोहन जी। आइए अब बात करते हैं अर्जुन जी से। उनका मुंबई तक का सफ़र हमने जाना कि कैसे वो मुंबई पहुँचे, लेकिन मुंबई पहुँचने के बाद भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सर आप हमें बताएं कि मुंबई पहुँचने के बाद आपने किस तरह से अपनी मंजिल को पाया? देखिए, मुंबई जाने के बाद आपको अगर अभिनय के क्षेत्र में कार्य करना है तो वो उसका भी एक तरीका है किस तरह से हमें प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, इनसे संपर्क करना होता है। आपको पूरी जानकारी लेनी होती है कि कहाँ पे कौन सा काम शुरू हो रहा है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, आप जैसी शख्सियत की, आप जैसे कैरेक्टर की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली लिंक्स आपको बनाने होते हैं। आपने पुराने जो काम किए होते हैं वो भी संपर्क और सूत्र, ये सब काम आते हैं। नई मुलाकातें, नए लोगों से संपर्क, नए डायरेक्टर से संपर्क, कास्टिंग डायरेक्टर से संपर्क करना,
पहले के और अभी के सिस्टम में काफ़ी फ़र्क आ गया है। जी। अभी एक्टर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स से होता है। काफ़ी कुछ कास्टिंग जो होती है अभिनेताओं की, वो कास्टिंग कंपनीज हैं आज मुंबई में। मेजर कुछ 15 से 20 मेजर कास्टिंग कंपनीज हैं जो फिल्म्स के लिए और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, टेलीविज़न के लिए कास्टिंग करती हैं। तो इस तरह से संपर्क किया। इनफैक्ट पहला मेरा जो सीरियल था मुझे याद आया कि वो दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के लिए था। ये दिलीप कुमार साहब और सायरा बानू जी का प्रोडक्शन था। हम उनके ही घर पे शूट करते थे। तो यहाँ से जाने के बाद कमाल की बात ये थी कि भोपाल दूरदर्शन, मध्य प्रदेश दूरदर्शन के प्रोग्राम्स करने के बाद मैं पहला नेशनल जो टेलीविज़न किया मैंने वो दूरदर्शन का था। वहाँ से शुरुआत मैंने मुंबई में भी की। तो दूरदर्शन से एक हमारा संपर्क अच्छा संपर्क रहा। तो मुझे आज भी याद है, दिलीप सबसे बड़ा जो मेरा अभिनय में जो अवार्ड है आज तक के लिए वो ये है कि दिलीप साहब और सायरा बानू उस समय हमारे उस शूट में रहते ही थे वहाँ पे। उनके घर पे ही हम पाली हिल में शूट करते थे। और मेरा एक सीन चल रहा था, एक पर्टिकुलर सीन था और दिलीप साहब शायद मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मॉनिटर के पीछे वो बैठे हुए थे और वो देख रहे थे मॉनिटर पे बैठ के। उस समय उनकी तबीयत अच्छी रहती थी। तो मेरा सीन कंप्लीट हुआ और मॉनिटर के पीछे से दिलीप साहब सामने आते हैं एकदम मेरे और अपने अंदाज में कि भाई कमाल का डायलॉग बोला आपने, कमाल का एक्टिंग किया आपने। मतलब ये जो उन्होंने अपने अंदाज में बोला, तो मैं सरप्राइज रह गया कि दिलीप कुमार खुद आके सराहना, अभिनय सम्राट दिलीप कुमार यूसुफ खान, वो आके मुझे कहते हैं कि आपका डायलॉग कमाल का था, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। तो ये मोनिका जी हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था आज तक का कि उनको आपकी एक्टिंग अच्छी लगी। उनके घर पे ही हम शूट कर रहे थे। तो ये एक अच्छा किस्सा मुझे याद आया। और इसके बाद फिर वेब सीरीज और फिल्में अजय देवगन साहब के साथ फिर मेरी बादशाह आई। टेलीविजन सीरियल्स मैंने काफ़ी किए। मैंने महाभारत भी किया, उसमें भी एक किरदार निभाया और चंद्रकांता भी किया। फिल्म्स की हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, चर्चा जारी रहेगी अर्जुन द्विवेदी जी के साथ। ओके सर, आप बीच बीच में सामने क्या हो? दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए धारावाहिक जीत जाएंगे हम प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में प्रोफेसर महापात्रा जी से। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहतरीन एक्टर अर्जुन द्विवेदी जी, उनसे भी चर्चा हमारी जारी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के दौरान आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर संपर्क करके हमारा आज का जो विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे थे अर्जुन द्विवेदी जी से कि उनके सफर के बारे में। आइए जानते हैं उनके किस तरह के प्रोजेक्ट्स रहे हैं अभी रिसेंटली और आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या है सर, आप हमें बताएं। अब
इससे पहले मेरी जो बिग रिलीज थी वो अजय देवगन साहब के साथ बादशाह होती। बादशाह वाज ए बिग बैनर मल्टी स्टार फिल्म। ये टी सीरीज की एक फिल्म थी। इसमें अजय देवगन के साथ मैं विद्युत जाम्बल और इमरान हाशमी के साथ एक अच्छे दमदार रोल में था। तो ये एक अच्छी फिल्म थी जिसको हमने मोस्टली राजस्थान में शूट किया। बहुत अच्छा अनुभव था ये, क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार्स के साथ ये फिल्म मैं कर रहा था। एक अच्छा अनुभव था और इसने मुझे इंडस्ट्री में एक काफ़ी पहचान दिलाई। इस काम ने, काफ़ी लोगों ने इसको वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और पूरी इंडस्ट्री ने, पूरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने ये मूवी देखी और उसमें काफ़ी मुझे प्रशंसा मिली। क्रिटिक्स का भी अच्छा रिस्पांस था, उन्होंने भी हमारे इस रोल की प्रशंसा की। बिल्कुल, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अलावा हम सभी ने भी वो फिल्म देखी थी और सच में आपका अभिनय बहुत ही बेहतरीन रहा था उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारी जीनियस एक फिल्म थी जो जिसके डायरेक्टर अनिल शर्मा थे, वो फिल्म आई। और अब मैं जो प्रेजेंटली फिल्म कर रहा हूँ वो भी एक बॉलीवुड की बहुत नामी फिल्म है, जो गदर, जो सभी दर्शकों ने, हमारे मध्य प्रदेश के और सब पूरे भारत के लोगों ने गदर को बहुत पसंद किया था। अब इसका अगला पार्ट गदर 2 आ रही है सनी देओल जी की, और इसका अभी हम लोग शूट कर रहे हैं। इसकी शूटिंग हमने 2 शेड्यूल्स कंप्लीट किए हैं। अब तीसरा शेड्यूल, कमाल की बात यह है कि इसका तीसरा शेड्यूल मध्य प्रदेश में ही होने की संभावना है। देखते हैं अभी वो शूट यहाँ होता है या फिर मुंबई में होता है, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में बारिश बहुत हो रही है, इस वजह से वो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है। तो गदर 2 सनी देओल साहब की फिल्म, अनिल शर्मा जिसके डायरेक्टर हैं, तो इसमें मैं एक पाकिस्तानी किरदार में हूँ। तो ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी शूटिंग के बाद, तो अब इसका इंतज़ार है। इसके साथ ही एक वेब सीरीज़ भी है जो स्पेस और न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर है। ये एक वेब सीरीज़ है जो OTT प्लेटफॉर्म पर, जिसका पहला सीज़न अभी ऑन एयर है। अब अगला सीज़न इसका जो है बहुत जल्द दर्शकों के सामने आएगा, जिसमें कि हमारा जो किरदार है वो पोखरन में मैं एक इंचार्ज हूँ, जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। तो आई एम इंचार्ज ऑफ दैट पोखरन एरिया। वहाँ के मैं कर्नल हूँ एज एन सर, वेब सीरीज का हम नाम जानना चाहेंगे ताकि हम सभी उसको देखें। ये है रॉकेट बॉयज। रॉकेट बॉयज अभी भी सोनी लिव पे है। अभी इस वक्त इट्स स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव। सेकंड सीजन इसका बहुत जल्द आएगा। थोड़ी सी शूटिंग इसकी और बाकी है। और इसको भी हमने अच्छी बात यह है कि राजस्थान में ही शूट किया, क्योंकि पोखरन का वो पूरा जो एम्बियंस था वो वहाँ क्रिएट किया गया। जयपुर के पास एक डेजर्ट में हमने, रेगिस्तान में उसको शूट किया। यहाँ भी बहुत बड़े कलाकारों के साथ ये हमने शूट किया। और होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा के ऊपर ये पूरी, उनके ऊपर ये कहानी है जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आई और बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टोरी और इसकी स्क्रिप्ट है जो यानी कि नई फिल्म भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी और वेब सीरीज है उसमें भी जल्द ही अर्जुन जी हमें देखने को मिलेंगे। और किस तरह की मेहनत उन्होंने की है वो हम सभी देखेंगे, क्योंकि आपने बताया कि राजस्थान के आसपास इसको शूट किया गया है। तो वहाँ का पूरा एम्बियंस कैसे क्रिएट हुआ, कैसे शूट हुआ और कैसे वो उसकी एडिटिंग हो के सारी चीज़ें निखर कर आती हैं OTT पे, वो हम ज़रूर ही देखेंगे। और अभी से ही आपको शुभकामनाएं देते हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी साथ ही साथ बात कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है MP बोर्ड, उसकी पढ़ाई थोड़ी सी अलग है। यदि हम UP बोर्ड की तरफ जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी अंतर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो ऐसी कोई सी नीति यदि बनाया जाए कि पूरे भारत में एक तरह की शिक्षा जो है वो हो सके, ताकि बच्चों को जब एक जगह से दूसरी जगह अपनी नौकरी के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ पे उनका जो मेंटल लेवल है, एजुकेशन लेवल है, वो सेम रह सके। तो इस तरह के भी क्या कोई बदलाव हुए हैं? इसी के लिए ही प्रयास पूरे है अपने। जैसे लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर। जैसे आप जो कहा है, जो अलग अलग एरिया में, क्षेत्र में भारत का विभिन्नता के अंदर एकता देखा जाता है, तो उसमें शिक्षा जो नीति है अलग अलग होने के नाते कई सारी स्कूल में किसी बच्चे को एडमिशन, जैसे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है, तो ये बैरियर जो प्रॉब्लम आता है, इससे उभर के आने के लिए एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, एक CBSE पैटर्न में सभी लोगों को एक टाइप का एजुकेशन सिस्टम
प्रावधान हो रहा है, जिसमें करिकुलम राइटिंग जैसे एनसीईआरटी ये सब चीज़ों में कर रहा है। जो पहला जो हमारी शिक्षा का करिकुलम था उसी को रिफॉर्म किया जा रहा है। रिफॉर्म तो हम नहीं कह सकते हैं, ये इसको पूरे नई तरह से बनाया जा रहा है। रिफॉर्म मतलब आप एग्जिस्टिंग के साथ जैसे को मिलजुल के और एक नया तैयार करना, ये नया हो रहा है। जैसे 1964 में एनसीईआरटी आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये पहला इसका प्रायोरिटी था इसमें रिसर्च करना और एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है सबसे बड़ा इसके रोल था। लेकिन हमने अभी भी 75 ऑफ 5 ईयर्स से इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी लिटरेसी रेट भी इतना ताज़ा पहुँचे नहीं। आपके ताजुब होगा, आश्चर्य होगा, हमारी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन का तो डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे ये सरकार अपने 2013 के बाद जो काम करना शुरू किया, ये 2020 में आया है नेशनल एजुकेशन में। इससे पहले जितने सारी काम हुआ है एजुकेशन में, जो क्या प्लेटफॉर्म एक बना दिया गया 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए सरकार का जो पहलू है, जो कॉलेज खुलना, नया स्कूल लाना और इवन यूनिवर्सिटीज़ लाना, आपको 26.45 है हमारी ये लिटरेसी रेट है, जिसको हायर एजुकेशन में माना जाता है। और कंपेयर टू यूएस जो डेवलप कंट्री है, इसमें हमने देखे जो इनका यूनिवर्सिटीज़ है और मोर देन 5000 यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग, और इंडियन के पॉपुलेशन के हिसाब से इनका 1/5 है। बिल्कुल सर, आप भी सर इस डिपार्टमेंट में रहे तो आपने भी कई सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनका अमिटमेंट किया है, तो उसमें लाने में भी आप सहायक रहे, तो उसके बारे में आप ज़रूर चर्चा करें। देखिए, वो जैसे पॉलिसी मेकिंग में हमने कई जगह में इन्वॉल्व रहे हैं। वो ये जो अभी फ़िलहाल एक ई कंटेंट्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपर्ट के हिसाब से हमने काम किए हैं, वो भी स्पेशली डिफरेंटली चैलेंज चिल्ड्रन जो होते हैं, जिसको कहते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट के आधार पर आते हैं, इनको पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट है नॉर्मल बच्चे को, जैसे डिफरेंटली चैलेंज बच्चे को पढ़ाना। ये सभी अलग अलग तरीके, इनको अलग से इनपुट चाहिए, इनको अलग से टीचर्स चाहिए, इनको अलग से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए। तो ये सारी चीज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% जैसे ड्रॉप आउट को तो पहले कम करना है, और इसके लिए भी पहल शुरू करना है, और विद इन द ग्रुप जो कैटेगराइजेशन है उनको भी कवर करने के लिए, और जैसे 12% हमारा पॉपुलेशन का पाया जाता है स्पेशल चिल्ड्रन, जिसको डिफरेंटली चैलेंज कहे जाते हैं, तो ये बच्चों को भी पढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए RCI एक्ट बनाया है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और पैरेलल टू द RCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ऐसे NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो ये दोनों का ही काम है टीचर अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और ये NCERT जो है 2014 में इन्होंने ये पॉलिसी लेकर आया है, 14 कोर्सेस लॉन्च किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है आज के तारीख में जो टीचर प्रोड्यूस किया जाता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो लगभग सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिला है, और वो लोग इसमें काम कर रहे हैं NCERT के थ्रू में। और इसी का सबसे बड़ा पहलू है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसी के आधार पर हमारा शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा गुणवत्ता शिक्षक एक प्रोड्यूस करना। शिक्षा जो है इट इज़ नॉट बाय फोर्स, इट इज़ फ्रीडम। जैसे आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो इट इज़ फ्रॉम योर हार्ट। आप बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं, फोर्सफुली नहीं है मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं ये कोर्स कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये फ्रीडम ऑफ जैसे वोकेशनल एजुकेशन में। बिल्कुल, हम ये भी देखते हैं जब एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे शिष्य की जोड़ी मिलती है, तब जाके एक जो हमारा आउटपुट निकल के आता है वो कमाल होता है। और जब हम देखते हैं ऐसे ही कुछ आउटपुट्स रहते हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस किए होते हैं जो आगे चलकर हमारे राज्य, हमारे देश के काम आते हैं, और देश के अलावा जो पूरी दुनिया है उसमें उसे सराहा भी जाता है। सर, हम जानना चाहेंगे, आपने 37 बुक्स लिखी हैं, तो कई सारी गाइडलाइंस के ऊपर भी आपने बुक्स लिखी हैं, तो उनका जिक्र आप अवश्य कीजिए। देखिए, मैं जब 1993 में पहला मेरा PhD अवार्ड हो गया मल्टीमीडिया एजुकेशन का पहला, मैं बेसिकली फिजिक्स स्टूडेंट हूँ, तो एजुकेशन में आया। तो एजुकेशन में जब हमको प्लेटफॉर्म मिला, उस समय BBC माइक्रो में काम करते थे, जो कंप्यूटर नहीं आया था। आप जानते हैं 86 में जो राजीव गांधी जी लेके आए थे, एक कार्टून छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें देखा गया था एक बैलगाड़ी के ऊपर एक लैपटॉप लेके जा रहे हैं, बहुत चर्चा के विषय हुआ था, कई सारे लोगों ने इसको। तो इसी समय हमको लगे थे हमको कैसे टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाना है। तो हमारी शुरू से पहले डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर टीचिंग केमिस्ट्री टू क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ MP स्टेट। तो MP को कैसे स्टेट में सभी बच्चों को हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू में, कंप्यूटर के थ्रू में
पढ़ाएं, वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी साइंस सब्जेक्ट इसको पढ़ाना है। इसके लिए टीचिंग टेक्नोलॉजी एक रहता है और इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। और ये लर्निंग जो अधिगमन होता है बच्चों का, उसको कैसे प्रभावित कर सकता है, इसके लिए हमने री इन्फोर्समेंट थियोरी पढ़ाते हैं, यूज करते हैं। हमने कैसे स्मॉल स्टेप में बच्चों को बढ़ाएं और इमीडिएट कन्फर्मेशन, उसके साथ साथ हमने कैसे इसको इवेलुएट करें और इवेलुएट करके इसका रिजल्ट भी दें। जैसे आपके आज परीक्षा दिए और आपको रिजल्ट मिल गया तो आप मोटिवेटेड हो जाएगा दूसरे सीख पढ़ने के लिए। आपने वेट करते रहें तो वो आपको नहीं मिले। और टीचर जैसे कभी कभार जवाब नहीं दे पाता है कोई सारी चीज़ों में, तो बाद में जो देते बच्चों का फेडअप हो जाते हैं। तो इसीलिए सारी टीचर को भी अपने कंटेंट्स के हिसाब से जो भी चीज़ पढ़ाना है पहले से तैयार होकर आना चाहिए। और डाइवर्सिटी विद इन द ग्रुप, जैसे बहुत सारी बच्चे रहते हैं, बहुत सारी मन में संभाल, हेट्रोजिनिटी ऑफ द ग्रुप, और हेट्रोजिनिटी को आपने कैसे कवर करोगे, एक अच्छे टीचर का यही पहलू होता है। इसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को यूज करिए और क्लासरूम को यूज करिए, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को यूज करिए। सारी चीज़ को इंटीग्रेटेड फॉर्म में जब आप लाएंगे तो एजुकेशन आपका बच्चों का, जिसे विभिन्न डिफरेंट टाइप का बच्चे हैं, सारी बच्चे सेटिस्फाइड होंगे। बिल्कुल, हम देखते भी हैं कि कई सारे टीचर्स ऐसे हैं, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं कि उनकी क्लास मिस करने का कभी दिल नहीं करता। इनफैक्ट हम पूछते हैं कि आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, ताकि हम उनकी क्लास अटेंड कर सके, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका रहता है वो किताबी नहीं रहता है पूरा। वो अलग अलग चीज़ों को समझकर, पढ़कर फिर हमें एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसा लगता है कि क्लास कब शुरू हुई कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि जब सर टीचर्स इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं और पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। हम देख भी रहे हैं आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं अपने चैनल्स के थ्रू, और हमें पता पड़ता है कि अरे इस चीज़ को इस तरीके से भी समझा जा सकता था। मैथ्स के कैलकुलेशंस जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं, मैथ्स से डर लगता है, उसको भी इतनी आसानी से बता देते हैं कि लगता है कि काश ये हमारे समय पे ये चीज़ होती तो हम भी उसे इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते। अर्जुन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, हम शिक्षा नीति की ही बात कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल की बात करें, तो आपने पढ़ाई की थी और आज जब आप देखते हैं, क्योंकि आज हम सभी के हाथ में सोशल मीडिया है और कहीं ना कहीं आपको ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो पता पड़ता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो क्या आपको कभी लगता है कि क्या इस तरीके से हमारे समय में पढ़ाया जाता तो कुछ और ही मज़ा आता क्लास अटेंड करने का? हाँ, डेफिनेटली आज शिक्षा में जैसा कि सर ने बताया कि काफ़ी परिवर्तन आ गया है और शिक्षा की जो प्रणाली है वो काफ़ी चेंज हुई है आज। नो डाउट आज बच्चों के ऊपर थोड़ा सा सर पता नहीं इससे एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन हाँ आज काफ़ी उनके ऊपर काफ़ी लोड हो गया है आज बच्चों को। लेकिन काफ़ी एजुकेशन जो है वो टेक्निकल हो गई है अभी। पहले आज लैपटॉप्स में और लैपटॉप्स का यूज़ हो रहा है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं जो पहले नहीं था। बहुत कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है, तो चीज़ें नो डाउट आसान भी हुई हैं और कुछ वे में थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए कठिन भी हुई है। साथ ही साथ सर हम ये भी जानना चाहेंगे, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो इस वजह से कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी यूज़ करते नहीं आता है और फिर उनके बच्चे जो हैं वो इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहीं पेरेंट्स को निगरानी रखने में थोड़ी दिक्कत या तकलीफ होती है क्या इन चीज़ों की वजह से? मैडम, आपके सवाल जो है बिल्कुल जेन्युइन है आज के परिप्रेक्ष्य में। मैंने अभी शुरू किया था पहले जो हमारी पीबीसी माइक्रो आया था, इसके बाद पीसी पर्सनल कंप्यूटर आया, फिर जनरेशन वाइज 1 2 3 4 5 जनरेशन तक कंप्यूटर आया। लेकिन उसी समय जो हमने डेवलपमेंट रिसर्च कर रहे थे पीएचडी के समय में, मुझे एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घुमाने के लिए मुझे कम से कम 3 महीना लग गया था। 7 साल नहीं, 3 महीना लग गया था। क्यों ना उस समय C++ पास्कल जैसे लैंग्वेज में होता था, इंटरेक्टिव प्रोसेस में कोई नहीं था। आज के तारीख में आप बताइए, ये सारी बच्चों को कोई किसी ने ट्रेनिंग दिया है क्या मोबाइल चलाना? पेरेंट्स को भी ऐसे, आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपकी बताइए सारी चीज़ ऑनलाइन में हो रहा है, आपका पैसा जाना आना पढ़ना सभी के, आपका इंफॉर्मेशन जो है ये गूगल जो कह रहे हैं ना, इसमें आप किसी भी चीज़ के डाउट आपके मन में आ रहा है, आप ये सारी चीज़ को इमीडिएटली कंफर्म होने के लिए गूगल में टाइप करके देख। हाँ, यहाँ सर मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वजह से आजकल के बच्चे टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। उनको मेरे ख्याल से हमसे भी ज़्यादा या उनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा आजकल मैं ये देखता हूँ कि बच्चों को टेक्निकली वो साउंड हो गए हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो। वो इनफैक्ट पेरेंट्स को ही बताते हैं कि
पापा मम्मी ऐसे करना है, अरे आप हमें दो, हम करके दिखाते हैं, ये करते हैं, जो कि उनके क्योंकि उनके टाइम में वो ये सब नहीं था, वो डिजिटल पूरा माहौल नहीं था, वो समय डिजिटल नहीं था। अभी बच्चे बहुत आराम से उन चीज़ों को हैंडल कर ये लेते हैं। बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये फ्रीडम ऑफ लर्निंग है। आपको दिया जा रहा है और बाकी गलत चीज़ देखना, सही चीज़ देखना, वो संस्कारित तो है कि नहीं है, वो पेरेंट्स इसको कैसे निगरान कर रहे हैं, और आपके जो रहता है एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड। जैसे संसर्गे दूषा भवंती संस्कृत में कहते हैं, आप जैसे दोस्त बनाओगे ऐसे आपके साथ होगा। वो ऐसे पेरेंट्स को ये भी निगाह रखना चाहिए और बच्चों को सही दिशा में देना। एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट यू शुड कीप इन योर माइंड कुछ वानी चीज़ है। लॉकडाउन के टाइम पे मोस्टली ऑनलाइन ही शिक्षा शुरू हो गई थी, एक तरह से बच्चे ऑनलाइन ही क्लासेस कर रहे थे स्कूलों से, और तो इस वक्त ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ गया है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, चीज़ें देख ही जा रही हैं, समझी जा रही हैं, और शिक्षा नीति में जो भी बदलाव हुए हैं वो भी बेहतरीन तरीके के हुए हैं। क्योंकि सर ने हमें शुरुआती समय में ही बताया था, कार्यक्रम की शुरुआत में, कि किस तरह से जो चीज़ें चाहिए थी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो उन्हें मिल गई हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स चाह रहे थे, जो टीचर्स चाह रहे थे, वो कई सारी चीज़ें उन्हें मिल गई हैं। तो सर ये चीज़ें मिली हैं, इसके साथ साथ लोगों ने इन्हें अपनाया भी है और लोग इस चीज़ को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर कई सारे लोगों ने पीएचडी भी की है सर, तो आप हमें ये बताइए कि आपका जो शिक्षा की तरफ रुझान है वो शुरू से ही ऐसा रहा है, कैसे आप, क्योंकि कई सारे लोग यही सोचते हैं कि शिक्षा तभी तक होनी चाहिए जब तक स्कूलिंग चल रही है, कॉलेज लेवल चल रहा है, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं जॉब करना चाहते हैं और दूसरी चीज़ों से अर्निंग करना चाहते हैं। आपने शिक्षा को ही चुना एज ए करियर, इस बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दें। इसे आप महाभारत में देखिए, रामायण, कोई भी हमारा एपिक्स उठा के देखिए, जैसे गुरु मिलते हैं ऐसे शिष्य बनते जाते हैं। ये हमारी सुख, मतलब हमको ये खुशियाँ है जे हमको ऐसे गुरु मिले जिसके कारण हम आज यहाँ बैठे कि आपसे बात कर रहे हैं, शिक्षा में कुछ काम करने के लिए अवसर मिला है। मैं बिल्कुल, मुझे याद है प्रोफेसर US चौधरी जो वाइस चांसलर इंदौर यूनिवर्सिटी में थे जी, और प्रोफेसर BK पासी, प्रोफेसर DN सनफल, ये दे आर द एजुकेशन का एक माइलस्टोन मानना, कहने से भी खराब नहीं, मतलब गलत नहीं होगा, जो लोगों के हमको पढ़ने और इन संस्कार, इनके वे ऑफ लर्निंग, ये खुद जो अपनाते हैं, बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में हमारी प्रोफेसर BK पासी की, US चौधरी वगैरह, ये सब लोग जब जाते थे तो फॉरेन इंटरनेशनल लेवल में जो एजुकेशन होता है वो ला के अपने डिपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एज ए पायलट स्टडी का एक बन गए हैं सैंपल इनके लिए, और उसी से जो निष्कर्ष भारतीय लिए ज़रूरत है वो एक अलग से बनता रहता है, जो एक रिसर्च का फंडामेंटल चीज़ है। आप जब तक आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर, जिसको बेसिक रिसर्च कहते हैं, उसमें आप काम नहीं करें, तो ये एजुकेशन में ऑल दिस इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, इवन ट्विंस आर नॉट इक्वल। तो हमको ये बात को ध्यान रखना पड़ता है। तो हर बच्चों के अंदर हुनर छुपा हुआ है, जो विवेकानंद ने कहा है, उसको क्या है, ड्रॉ आउट द इंटरनल पोटेंशियलिटी ऑफ द लर्नर्स, मीन्स एक बच्चों का एक इंसान बनाने के लिए हमको इसके अंदर छुपा हुआ गुण को विकसित करना है। बहुत अच्छी बात कही है महापात्रा जी ने कि कैसे हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, सिर्फ हमें उसे तराशने की आवश्यकता होती है। लर्न टू फ्रीडम वही है, आप पढ़ाई कीजिए लेकिन साथ ही साथ आपकी जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, और आपके अंदर क्या बेहतर है उसे खोजने का प्रयत्न कीजिए। यही जो है शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत अच्छा मैसेज भी है सर का। सर जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम अब अपने समाप्ति की ओर है, तो आपका क्या मैसेज है सभी के लिए? मैंने जैसा कि कहा कि जहाँ तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, अभिनय का सवाल है, तो जो भी मध्य प्रदेश के कलाकार हैं जी, मैं अपनी जर्नी के हिसाब से कह सकता हूँ कि आने से पहले, जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था, कि अगर उन्हें लगता है कि वो अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उससे पहले अच्छे से उसकी तैयारी कर लें, अपने ही शहर में और अपने ही राज्य में तैयारी करें, उसकी प्रैक्टिस करें, कुछ किताबें पढ़ें और देखें और समझें। आजकल तो बहुत स्कोप आ गया है, आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स है, तरह तरह की इंटरनेशनल फिल्म्स और वेब सीरीज़ आ चुकी हैं जो कि बहुत काफ़ी कुछ हमें सिखाती हैं। जैसे गुरु की भी सर ने बात की कि गुरु तो हम लोगों के भी समय में जैसे थिएटर गुरु थे, कुछ हमें जिनको हम आदर्श मानते थे, कुछ अभिनेता हैं जैसे
इरफान खान जो एक महान कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके अभिनय को भी मैं देख के उनको एक तरह से मैं सबसे अच्छा अभिनेता मानता हूं। तो उनके किस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो इस तरह से अपना गुरु बनाएं और उनको फॉलो करें, उनसे सीखें, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत तैयारी के बाद, अच्छी शिक्षा के बाद भी अच्छी शिक्षा भी लें, जिससे वो आपके हमेशा काम आएगी। और उसके बाद फिर हम अपने मकसद की ओर ऊपर से फिर छलांग लगाएं, जिससे पैराशूट भी रहेगा तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल, क्या बात है सर। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज है? मैं थोड़ा से दोनों को जोड़ रहा हूँ, जैसे द्विवेदी जी ने कहा है अभी, ये वोकेशनल एजुकेशन एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है, जिसमें ये प्रावधान दिया गया है 3 इयर्स में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, 4 इयर्स में भी। और आपके जो एक्स्ट्रा 1 ईयर है, आप पीजी लेवल में जाने से पहले आपको ये प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने डेवलप करें। जैसे आपका इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, प्रोफेशनल जो आपने डिग्रियां लिए हैं वो मेडिकल लाइन पे हैं, और आप आके आपके इंटरेस्ट को एक मौका मिला, जिसके कारण आप फिल्म इंडस्ट्री में आके इतने बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं कि करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म भी और इंटरेस्ट के, इसके साथ प्लेटफॉर्म देना तो सोसाइटी का ही है, और इंटरेस्ट आपके अंदर उसको क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है सांस्कृतिक में, एक अच्छा श्लोक मुझे याद है, वसुधैव कुटुंबकम, जो इस चीज को लेके चलें, सभी लोगों के अंदर पोटेंशियलिटी है, सभी लोगों के ऊपर काबिलियत है। जा विद्या सा विमुक्त है, आपको मुक्ति लाभ करना है तो विद्या का आहरण करना पड़ेगा। ऐसे संस्कृत में जो कहावत है, उन्मूलितापि हळवधरण पदाभिघातई संचूर्णिता तपनुताप भरण तप्ता दावानुनौलेन अनुदग्ध दलापि दुर्बा संजायते पुनरपि जलद प्रसादात। क्या बात है। तो इसी श्लोक के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देना चाहेंगे, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन बहुत कुछ आज कार्यक्रम में हमें सीखने को मिला, जाना हमने। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य में आने वाली फिल्में और वेब सीरीज के लिए शुभकामना, और आपकी आने वाली किताबों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश के दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश सबसे सुंदर और सबसे शांत प्रदेश है। तो सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ प्रदेश मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों और देश के सभी दर्शकों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।